गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू लेक्चर 6 फास्ट ट्रैक बैच। ये इंटर मई 2021 टैक्सेशन क्लास। सैलरी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम पहला हेड सेक्शन नंबर 15 से लेके सेक्शन 17। पहली बात, सर क्या इस चैप्टर में बजट 2020 से कोई अमेंडमेंट हुई है? तो उसका आंसर सुनिएगा। सेक्शन नंबर 17 टू 6, जहां शेयर्स या कुछ सिक्योरिटीज कंसेशनल रेट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर इशू कर देता था, उस सेक्शन में एक छोटी सी अमेंडमेंट है। हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं रहेगी ज्यादा, और हमारे किसी क्वेश्चन के लिए भी रेलिवेंट नहीं है। सेक्शन 17 टू 7 सुपर एनुएशन फंड का एक पॉइंट था कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड पे 1.5 लाख रुपए तक का अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो एग्जाम्प्ट है, उससे ऊपर का टैक्सेबल है। इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट है। इसमें अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, आरपीएफ और एनपीएस तीनों को मिला के अब बजट 2020 ने बोल दिया कि हम इकट्ठा देखेंगे। इसका पर्पस भी समझाऊंगा क्यों। और इसका कंबाइंड लिमिट कर दिया है 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है और उसके ऊपर का टैक्सेबल है। तो ये अमेंडमेंट भी ऐसी है जिसकी वजह से जो हम मेन क्लास में क्वेश्चंस करते हैं उसमें किसी में भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड वाला क्वेश्चन कोई था ही नहीं उसके अंदर, और 7.5 लाख से ऊपर वाला तो कोई क्वेश्चन है नहीं हमारी बुक के अंदर। तो आप एक बार चेक कर लेना, कोई चेंज नहीं होगा इसकी वजह से भी। और एक नया क्लॉज ऐड हुआ है, सेक्शन नंबर 17 टू 7A। ये इसी से रिलेटेड है कि 7.5 लाख से ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट या कोई एक्रीशन जिसे हम बोलते हैं, एक्रीशन जो एडिशनल बोनस वगैरह या इंटरेस्ट वगैरह अगर इसके अंदर कुछ फंड के अंदर क्रेडिट होता है, तो जितना पोर्शन 7.5 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पे पोर्शन हुआ, उतनी अमाउंट पर्क बन जाती है हमारे एम्प्लॉय की। ये 3 अमेंडमेंट्स बजट 2020 से हैं। ये मैं स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूं, इसके अलावा सैलरी में और कोई चेंज नहीं है। इन तीनों चेंजेस की वजह से आपके एक भी न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं आएगा। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है सारा का सारा वही रिवाइज कर सकते हैं। पर ये तीनों क्लॉजेस, तीनों के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, ये हम डिस्कस कर लेंगे। तो एक तसल्ली आपकी एटलीस्ट होगी कि कई बार होता है ना कि अमेंडमेंट्स आ गई होंगी, पता नहीं हम पढ़े ना पढ़े, चेंज हो गया होगा, ये हो गया होगा, तो एटलीस्ट मैंने आपको ये तसल्ली दे दी कि इसमें कोई चेंज नहीं है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा इनकम अंडर द हेड सैलरीज। स्टार्ट करते हैं जी हम बेसिक से। सबसे पहली बात, तो किसी भी इनकम को सैलरी हेड में लेके आने के लिए आपको आपको चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन। अगर जहां पेमेंट करने वाले में और पेमेंट रिसीव करने वाले में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं होगा, तो आप उसे सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करोगे जो पेमेंट होगी। और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन के लिए एक तो हम लोग बोलते हैं मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशन होना चाहिए। कौन सा रिलेशन होना चाहिए? मास्टर एंड सर्वेंट। जहां इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में कोई आदमी काम कर रहा है, सर्विस दे रहा है, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। कि सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ये सर्विस मैं आपको दूंगा, बदले मुझे पैसे देना, ये सैलरी नहीं है। लेकिन जहां कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वर्ड यूज होता है कि भाई आप मेरे को, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश में फर्क है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। हम लोग क्या यूज करते हैं सैलरी में? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। जहां पे रिलेशन क्या रहता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, मास्टर एंड सर्वेंट। ये आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में। एम्प्लॉयमेंट पार्ट टाइम भी हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम भी हो सकती है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहीं पे 2 घंटे काम कर रहा है लेकिन उनका रिलेशन मास्टर सर्वेंट का है, तो 2 घंटे की भी जो पेमेंट ले रहा होगा वो आप किस हेड में टैक्सेबल करोगे? सैलरीज। और ऐसा हो सकता है कि एक ही प्रीवियस ईयर के दौरान आप एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास भी काम कर रहे हो, चाहे पहले एक के पास काम कर रहे हो फिर दूसरे के पास काम कर रहे हो ड्यूरिंग द बैलेंस ईयर, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टाइम पे आप मल्टीपल एम्प्लॉयर्स के पास काम कर रहे हो। तो अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास भी आप काम कर रहे हो, सभी को मिला के आप लोग इनकम अंडर हेड सैलरीज में लेकर जाओगे। जो इनकम रिसीव करते हैं हमारे एमएलएज एमपीज, इनकी इनकम सैलरी नहीं होती है, बिकॉज दे आर नॉट एम्प्लॉयड। ये चुने जाते हैं और इनको जो इनकम होती है ये किस साइड में जाती है? अदर सोर्सेज। लेकिन जो सैलरी रिसीव करता है हमारे किसी कोर्ट का जज, चाहे वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उनकी सैलरीज इनकम है, क्योंकि उनकी एम्प्लॉयमेंट कौन क्रिएट करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला पॉइंट मैंने कल के लेक्चर में भी कवर किया था कि अगर एक पार्टनर अपनी ही फर्म से सैलरी ले, रेमुनरेशन ले, बोनस, कमीशन और इवन इंटरेस्ट, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, जो पार्टनर को फर्म से मिलेगा वो उसके लिए क्या होगा? पीजीबीपी। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना,
जो पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है फर्म से। बहुत बच्चे ना शेयर ऑफ प्रॉफिट सुनते ही उसे बोल देते हैं पीजीबीपी है। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है पीजीबीपी है, आप क्या बोलना कि एग्जाम्प्ट है। आप चेक करो इस लाइन के अंदर भी मैंने सैलरी लिखा है, इंटरेस्ट लिखा है, बोनस लिखा है, कमीशन लिखा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं लिखा। क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट में तो हम लोग क्या लाइन लिख के आएंगे पेपर में, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 2A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये सारी चीजें क्यों पीजीबीपी में जाती हैं? क्योंकि पार्टनर के बीच में और फर्म के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है। अब आपको याद होगा जब हम सैलरी हेड की इनकम निकालते थे तो हम लोग लिखते थे सबसे ऊपर इनकम अंडर द हेड सैलरीज, और स्टार्ट करते थे हम बेसिक पे से। तो बेसिक पे फुली टैक्सेबल है सभी तरह के एम्प्लॉयज के लिए। बोनस अगर वो पेड है, ये पेड एम्प्लॉयर की तरफ से लिखा जाता है, वैसे एम्प्लॉय की तरफ से सोचना है आपने कि उसे रिसीव हो गया हो। यानी बोनस अगर ड्यू है लेकिन पे नहीं हुआ तो बोनस क्या एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और डीए के साथ में एनी लिखने का मतलब क्या होता है? डीए मैंने आपको बताया था कि कई बार डीए का कुछ पार्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट बन रहा होता है, जैसे हम फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स या डीए फॉर्म्स पार्ट, इस तरह करके लैंग्वेज आती थी। अब डीए चाहे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स है चाहे नहीं है, डीए फुली टैक्सेबल है। कौन से एम्प्लॉयज के लिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए या नॉन गवर्नमेंट के लिए? सभी के लिए। क्या गवर्नमेंट गवर्नमेंट कर रहे हो? सभी के लिए। बेसिक पे सभी के लिए टैक्सेबल, डीए सभी के लिए टैक्सेबल। कमीशन भी के साथ भी एनी लिखा हुआ है। कमीशन के साथ एनी का मतलब क्या है? एक तो होती है फिक्स कमीशन पर मंथ दे दी, और एक कमीशन होगी फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर वाइज, कि टर्नओवर जितनी आप अचीव करवाओगे उसके बेस पे आपको कमीशन मिलेगी। कमीशन कोई भी हो फुली टैक्सेबल। और बोनस का मैंने क्या बताया? इफ पेड। तो आई होप ये ब्लड सबको क्लियर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता था कि सर जो सैलरी है अगर ये 1 अप्रैल 2020 है और ये 31 मार्च 2021 है, अब आपको पता है प्रीवियस ईयर 20-21 आना है, यस और नो? प्रीवियस ईयर 1920 के क्वेश्चन थोड़ी आएंगे अब मई 21 में, अब कौन से आएंगे? प्रीवियस ईयर 2021। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या अप्रैल से लेके मार्च की सैलरी टैक्सेबल करनी है, या एक बार आपने हमें ये भी बताया था कि सर मार्च से लेके फेब की सैलरी टैक्सेबल करो, अगर आपको याद हो इस तरह का हम पॉइंट करते थे। वो कब होता था कि सैलरी ड्यू कब हो रही है? अगर तो सैलरी ड्यू होती है लास्ट डे ऑफ द मंथ, नॉर्मली यही होता है कि अप्रैल का महीना खत्म हुआ 30 अप्रैल को सैलरी ड्यू होगी, मई का महीना खत्म हुआ 31 मई को सैलरी ड्यू होगी। उस हिसाब से बताओ जो इससे पहले 31 मार्च आया होगा 31 मार्च 20, उसकी सैलरी वहीं ड्यू होगी। और सैलरी में रूल क्या होता था? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। ऐसा सेक्शन 15 में लिखा हुआ है कि ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। एक बार के लिए मान के चलो कि रिसीव एडवांस में नहीं हुई, तो बताओ 31 मार्च की जो सैलरी होगी लास्ट ईयर की, वो लास्ट ईयर में टैक्सेबल होगी? यस, क्योंकि वो ड्यू हो चुकी वहीं। इस हिसाब से ये वाला जो अप्रैल है करंट ईयर का, इसकी सैलरी हमारे साल में ड्यू हुई, और ये जो लास्ट हमारा 31 मार्च है इसकी सैलरी भी हमारे प्रीवियस ईयर में ड्यू हुई। तो जहां सैलरी ड्यू होती है लास्ट डे ऑफ द मंथ में, वहां अप्रैल से लेके मार्च की सैलरी आपको टैक्सेबल करनी होती है। और कई बार सवाल क्या कहता है? सैलरी इज ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो उस हिसाब से आप बताइए जो अभी 31 मार्च 20 निकला होगा उसकी सैलरी कब ड्यू होगी? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 20 तो हमारे प्रीवियस ईयर में फॉल कर रहा है, तो पिछले साल का जो मार्च है उसकी सैलरी इस ईयर में टैक्सेबल होगी। और सिमिलरली जो इस साल का मार्च है उसकी सैलरी अगले साल में टैक्सेबल होगी, पर लेकिन जो इस साल का फेब है उसकी सैलरी तो हमारे ईयर में टैक्सेबल होगी। तो ऐसे केस में हम मार्च से लेके फेब तक की सैलरी टैक्सेबल करते हैं। सर फर्क क्या पड़ेगा? महीने तो 12 ही हुए, चाहे आप अप्रैल से लेके मार्च ले लो, चाहे आप फेब से लेके मार्च से लेके फेब ले लो, फर्क पड़ सकता है अगर सैलरी के अमाउंट में चेंज आ रहा हुआ। ऐसे क्वेश्चंस में वो जानबूझ के सैलरी की फिगर भी चेंज करेगा, ताकि 12 महीने अगर आपने गलत उठा लिए तो आपकी सैलरी की फिगर गलत हो जाएगी, बेसिक पे गलत हो जाएगी। और इसी में ना हमने कंसेप्ट और किया था ग्रेडेड पे स्केल वाला। ग्रेडेड पे स्केल वाले में हम क्या करते थे अगर आपको याद हो,
ग्रेडेड पे स्केल में हम लोग क्या ऐसे करते थे कि अगर मान लो क्वेश्चन कह रहा है 40,000, 1000, 44,000, 1500, और यहां पे अगर मैं करता हूं 50,000, ऐसे, तो ये ग्रेडेड पे स्केल ऐसे दिया जाता था आपको, तो इसको पढ़ना आना चाहिए था। पहली बात तो ये जो फिगर्स दी होती है ना 40,000, 44,000, ये ये एक तरह बेसिक पे की फिगर्स होती हैं, और जो ये बीच में आ रहा है ना 1000, 1500, ये एक तरह से इंक्रीमेंट है। अब इंक्रीमेंट लगता है एनुअल। एनुअल का मतलब ये नहीं कि पूरे साल की 1000 पे बढ़ी, पर मंथ बढ़ेगी, क्योंकि जो ये 40,000 भी दे रखा है ये पर मंथ है, पर मंथ का मतलब ये भी नहीं कि हर महीने बढ़ेगी, साल में बढ़ेगी एक बार, पर मंथ सैलरी बढ़ेगी। जैसे अगर आपने ज्वाइन करा, मान लो आपने ज्वाइन किया 1 जैन 2020 को, तो आप 40,000 पर मंथ पे ज्वाइन करोगे, साल कब खत्म होगा? 31 मार्च। ये गलती मत कर देना, ये गलती मत कर देना। अगर इंक्रीमेंट प्रीवियस ईयर वाइज लगने लग गए ना, फिर तो जो आदमी 31 मार्च को ज्वाइन करेगा 1 अप्रैल को उसे इंक्रीमेंट दे दोगे। ईयर यहाँ पे एंडिंग की बात मैं करूंगा, जो इंक्रीमेंट लगाना है जब से उसने ज्वाइन किया है तब से 1 साल गिनोगे ना। बिल्कुल, इंक्रीमेंट तो भाई ज्वाइनिंग से मिलेगा उसे, हाँ के ना? तो क्या मैं कह सकता हूँ 1 जैन 20 से लेके 31 दिसंबर 20 तक इनकी सैलरी रहेगी 40,000 पर मंथ? लिख देता हूं, 1 जैन 20 से लेके 31 दिसंबर 20 तक ये भाई साहब लेंगे 40,000 पर मंथ। कोई डाउट तो नहीं? जैसे ही चढ़ा फर्स्ट ऑफ, एक सेकेंड, 1 ऑफ 2021, 31 दिसंबर 2021 इनकी सैलरी 40 की जगह हो जाएगी 41,000 पर मंथ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही 1000 हर साल बढ़ता रहेगा जब तक 44,000 पे ना आ जाए। यानी एक बार होगी 42,000, फिर होगी 43,000, फिर होगी 44,000। यस और नो? ऐसे ही चलेगा। लेकिन 44,000 पे जब ये पहुंच गए उसके बाद जो इनका इंक्रीमेंट लगेगा वो लगेगा 45,500 पर मंथ की सैलरी बनेगी, क्योंकि अब इनका इंक्रीमेंट लगेगा 1,500 रुपीज के हिसाब से। क्या आपको मेरी बात समझ में आएगी? और कब तक ऐसा चलेगा? जब तक 50,000 में ना पहुंच जाए, और इससे आगे भी कंटिन्यूएशन हो सकती है। और कई बार ना क्वेश्चन आपको ग्रेड सिस्टम देता है, लेकिन वो कहता है मिस्टर एक्स को ये ग्रेड में ज्वाइन करा गया, लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया सीधा 44,000 पर मंथ पे, तो समझ लो फिर ये वाला ग्रेड उनके लिए रेलिवेंट नहीं है, फिर सीधा ये वाले ग्रेड से चलेगा काम। हो सकता है उनका एक्सपीरियंस ऐसा हो कि उन्हें सीधा यहां से ज्वाइन करवाया गया हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? सबको क्लैरिटी है? चलिए, हाँ जी, हाँ जी। 45,500 के बाद नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 47। हाँ जी, बन होएगा नहीं ना, ऐसा ग्रेड कभी नहीं देंगे कि फिगर इंक्रीमेंट ऐसी होगी वो बने ही ना। ये तो ग्रेड ऐसे, मैंने तभी तो 50,000 देख के लिखा था कि 44 के बाद 50 बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर वो मैं 49 लिख देता तो ऐसा ग्रेड गलत होता ना, क्योंकि 1500 जोड़ जोड़ के वहां तक पहुंचे तो सही ना। यस और नो? चलेगा? बजट 2020 बैठ गया माइंड में? सिर्फ ये 3 जगह चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है, और इन 3 की वजह से भी कोई न्यूमेरिकल आपका हिलेगा नहीं। थोड़ा हौसला बन गया? चलो, हाउस प्रॉपर्टी में तो एक भी चेंज नहीं है, और खुश हो जाओ। चलो आगे, आगे बढ़ते हैं। देखो ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या मान के चलना, लास्ट डे ऑफ द मंथ। सैलरी ड्यू कब हो रही है? लास्ट डे ऑफ द मंथ। अगला पॉइंट कह रहा है अगर हमारा एम्प्लॉयर हमारी सैलरी में से कुछ डिडक्शंस कर लेता है, जैसे हमारा टीडीएस काट लेता है, हमारा पीएफ काट लेता है। बताओ टीडीएस काट के क्या वो अपनी जेब में रखता है? सरकार के पास जमा होता है। बताओ पीएफ काट के क्या वो अपनी जेब में रखता है? नो, फंड में जमा होता है। हाँ मेरे को बताओ, जो टीडीएस कट गया, पीएफ कट गया, क्या वो भी आपकी सैलरी इनकम है? द आंसर इज यस, बिल्कुल है।
बल्कि इसकी एंट्री पता है क्या होगी आपकी बुक्स में, अगर एम्प्लॉय की बुक्स में एंट्री बोलूं तो अगर मान लो, एक सेकेंड, बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो मेरे बैंक में आया 90,000। टू, सैलरी इनकम, मेरी तो सैलरी इनकम है ना, मान लो सैलरी इनकम मेरी 1 लाख की है महीने की, लेकिन टीडीएस कट गया मेरा 5,000 और मेरे पीएफ में पैसे चले गए 5,000। तो अगर मैं आपको इसका रूल बताऊं, ये टीडीएस भी मेरा एसेट है और ये पीएफ भी मेरा एसेट है, क्योंकि जो टीडीएस मेरा कट गया ड्यूरिंग द ईयर वो मैं ईयर के एंड पे जाके टैक्स लायबिलिटी में से एडजस्ट करवाऊंगा, और जो पीएफ मेरा कट के मेरे फंड में जमा हो गया उसका तो हक ही मेरा है, मतलब वो फंड तो मेरा ही है। तो ये दोनों मेरे एसेट्स हैं, इसलिए जो भी डिडक्शंस हमारी सैलरी इनकम में से हो रही हैं वो भी हमारी इनकम का पार्ट है। क्या आपको एंट्री क्लियर है? गोल्डन रूल ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी आपको आता ही है, पढ़ के देख लो। ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, इससे क्या पता लगता है कि अगर कोई सैलरी ड्यू होगी पर मिली नहीं, उसको भी टैक्सेबल कर दो, और अगर कोई सैलरी ड्यू नहीं हुई पर पहले मिल गई, जैसे हम एडवांस सैलरी बोलते हैं, एडवांस अगेंस्ट सैलरी बोलते हैं, एडवांस सैलरी, क्या एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल होगी? यस। ये एडवांस अगेंस्ट सैलरी क्या होती थी? वो तो लोन होता है। अगर कभी एम्प्लॉई ये कहता है ना आप मेरे को सैलरी के अगेंस्ट एडवांस दे दो, इसका मतलब वो भी उधारा मांग रहा है, मेरे को आज पैसे दे दो, अगली बार की सैलरी में से मैं कटवा लूंगा। दिस इज नॉट एडवांस सैलरी। एडवांस अगेंस्ट सैलरी को आपने टैक्सेबल नहीं करना। बोलो क्लैरिटी है? यस और नो? समझ आ रहा है? सेक्शन 3 ही है इस चैप्टर में, पर चैप्टर थोड़ा सा लंबा चला जाता है। एक तो सेक्शन 10 आ जाता है भागा भागा, 10 10 ए, 10 10 AA, 10 13 ए, अगर आपको याद हो ना, HRA, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, ये सारी एग्जम्पशंस पढ़ाते हैं, इस वजह से सैलरी चैप्टर लेंथी हो जाता है, वरना अपना तो सैलरी का कुछ है ही नहीं। सेक्शन 15 आपने पढ़ भी लिया, 17 तो छोटा सा ही है, और 16 भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है डिडक्शंस वाला। यस और नो? 17 में एक चीज बड़ी है, 17 2 परक्विजिट्स वाला सारा, जिसमें चेंजेस भी हैं, 17 2 6, 17 2 7 और 17 2 7A, ये नया क्लॉज आया है 17 2 7A। चलिए सैलरी का मीनिंग पढ़ते हैं। सैलरी के अंदर सिर्फ सैलरी ही नहीं आती, इसमें वेजेस भी आ जाती है। अब बचपन वाला छोड़ दो, सैलरी एंड वेजेस और वेजेस एंड सैलरी अलग अलग होती है। इनकम टैक्स वाले बोले वेजेस मिला सैलरी मिला, सैलरी है। अगर आपको कोई एन्युटी मिलती है एम्प्लॉयर से, पेंशन मिलती है वो भी सैलरी है, कोई ग्रेचुटी मिलती है वो भी सैलरी है, कोई फीस कमीशन परक्विजिट प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मिलता है वो भी आपकी सैलरी है। इवन एडवांस सैलरी भी सैलरी है। लीव सैलरी, छुट्टियों के बदले की छुट्टी आपने कम ली है तो उसके बदले में लीव इनकैशमेंट मिल गई, ये भी सैलरी है। जो आपके आरपीएफ में पैसा एनुअली एक्रीशन हो रही है, यानी एनुअली जो बढ़ोतरी हो रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी आपकी सैलरी है ना। आरपीएफ में जितना टैक्सेबल होगा, सारा टैक्सेबल नहीं होता, आपने पढ़ा हुआ होगा 12% से ऊपर का टैक्सेबल होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 9.5%। वो बातें हम रिवाइज कर लेंगे। और 80 सीसीडी में जो पेंशन स्कीम बता रखी है वही अटल पेंशन योजना, उसमें कंट्रीब्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या कोई और एम्प्लॉय करता है, ठीक है, ये और एनी अदर एम्प्लॉयर आएगा, यहाँ पे एम्प्लॉयर आएगा, एम्प्लॉयर आएगा, एनी अदर एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम में पैसा लगा रहा है वो भी आपकी सैलरी का पार्ट बनता है। हालांकि उसमें डिडक्शन मिल जाती है 80 सीसीडी की, वो एक अलग बात है, पर एक बार सैलरी में तो जुड़ेगी। कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने करा एम्प्लॉय के लिए पेंशन स्कीम में, वो किस में जुड़ेगा? सैलरी में जुड़ेगा एक बार। अगला क्वेश्चन या अगला टॉपिक कहूंगा, प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी। तो ये तो मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में भी बता दिया था, सैलरी वहीं एक्रूअलाइज करती है जहां सर्विस रेंडर की जाती है। सेक्शन 9 यही बोलता है, 912 जनरल रूल यही बोलता है। तो जो सर्विस आपने इंडिया में रेंडर करी उसके अगेंस्ट जो भी आपकी सैलरी कहीं भी मिले आपको, वो एक्रूअलाइज कहां करेगी? जैसे मैंने आपको बताया था कि आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में अपने ऑफिस सेटअप करती हैं, तो सर्विस इंडिया में रेंडर कर रहे हैं, ऑफिस कहीं का भी हो, कंपनी कहीं से भी हो, वो सर्विस कहां एक्रूअलाइज करेगी? इंडिया में। यस और नो? एक्सेप्शन क्या थी? इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट एम्प्लॉई पोस्टेड आउटसाइड इंडिया,
इसकी सर्विस भले ही इंडिया के बाहर रेंडर होती है, पर इसकी सैलरी कहाँ क्रू राइज करती है? इंडिया में। डीम टू क्रू राइज इन इंडिया। सेक्शन 10 क्लॉज 7 बोलता है ऐसे आदमी के सारे अलाउंसेस, सारे पर्क्स एग्जम्प्ट है। फॉरेन अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स के नाम से पढ़ते हैं, एक्सेप्शन क्लियर है। और एक हमारा सेक्शन है 9(2) जो मैंने आपको बताया था कि कुछ सिविल सर्वेंट्स जो रिटायर्ड हैं, जजेस हैं, वो चाहे सर्विस इंडिया में रेंडर करके गए हैं, लेकिन अगर वो इंडिया के बाहर जाके सेटल हो जाते हैं तो उनकी जो पेंशन इनकम वगैरह होती है वो क्रू राइज बाहर करती है। ये पॉइंट भी हमने वहां कवर किया हुआ है। अब सैलरी चैप्टर में आपको याद होगा, एक तो बेसिक, बोनस, कमीशन, डीए, ये सब तो पढ़ लिया। फिर ना अलाउंसेस का टॉपिक आता था हमारे यहाँ पे सैलरी चैप्टर में। और अलाउंसेस का जो टॉपिक है ना, अलाउंसेस का टॉपिक ब्रॉडली 3 तरह से मैं बांटता हूं। एक फुली एग्जम्प्ट, एक फुली टैक्सेबल, और एक पार्टली पार्टली। आपको बता दूं मैं, एक आपने मेरे पास ये वाले पढ़ने हैं, एक आपने मेरे पास ये वाले पढ़ने हैं। जो कहीं मैंने नहीं पढ़ाया वो ऑटोमेटिकली यहां फॉल करेंगे। जैसे डियरनेस अलाउंस है, डीए, उससे रिलेटेड कोई एग्जम्पशन नहीं है तो अंडरस्टूड है, फुली टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस की बताओ क्या एग्जम्पशन पढ़ाई है मैंने आपको? मेडिकल अलाउंस कोई एग्जम्पशन नहीं है, फुली टैक्सेबल है। यानी जिस अलाउंस के बारे में ना मैं फुली एग्जम्पशन बताऊंगा ना मैं पार्ट एग्जम्पशन बताऊंगा, ऐसी ऐसी जो हमारी अलाउंसेस होंगे वो फुली टैक्सेबल होंगे। यस और नो? तो सबसे पहले पार्टली पार्टली के अंदर जो हम कवर करते हैं वो करते हैं एचआरए सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 13A। सबसे पहले हम एचआरए कवर करते हैं। आइए देखते हैं एचआरए में क्या पढ़ते थे हम। सेक्शन 10 13A रूल नंबर 2A याद करना है। हम इसको ना फेयर आंसर्स में कैसे करते थे? एचआरए रिसीव्ड अंदर के कॉलम में लिख के, फिर माइनस एग्जम्पशन सेक्शन 10 13A रूल 2A। एग्जम्पशन के लिए बनाते थे वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में लिखा करते थे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। नंबर 1, जितना एचआरए रिसीव हुआ, पर्पस था इसका किसी भी केस में एचआरए की एग्जम्पशन उससे ना बढ़े जितना एचआरए आपको मिला। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, रेंट पेड। ये रेंट पेड किसका होगा बताओ? जिसके लिए हाउस रेंट अलाउंस मिला। देखो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एचआरए क्यों दिया होगा? कि तू घर रेंट पे ले ले। अब एम्प्लॉय घर रेंट पे ले भी रहा होगा और उसका कोई ना कोई रेंट पे भी कर रहा होगा, तो सेकंड क्लॉज कहता है इसका कि जितना आपने रेंट पे करा हम उससे रिलेटेड एग्जम्पशन देंगे आपको, लेकिन उसमें से माइनस कर देंगे आपकी 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब यहाँ पे सैलरी फॉर एचआरए पर्पस देखना होता था हमने। अब इसका भी लॉजिक मैंने आपको क्लास में दिया था, अगर आपको याद हो। फनी स्टोरी बताई थी मैंने आपको। मोस्टली बच्चे इसको रट्टा मारते हैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। 95% बच्चों को उसका लॉजिक नहीं पता होता कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी क्यों करते हैं। हालांकि लॉजिक मैं भी आपको 10% का तो नहीं दे सकता कि 10% ही क्यों करते हैं, पर माइनस क्यों करते हैं मैंने उसका लॉजिक आपको दिया। किसी को याद हो देखते हैं, वरना न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो फटाफट आप लोग भी। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये ना मैंने आपको बताया था कि मेरे फ्रेंड का एक फोन आया था एक बार सुबह सुबह कि भाई विदेश मेरी सैलरी बढ़ रही है लेकिन मेरी एचआरए की एग्जम्पशन कम हो जा रही है। मैंने कहा क्या चक्कर है? तो हमने सोचा कि यार ये जो रेंट पेड है ना, अगर आपका ये साथ में बढ़ नहीं रहा, हमारे इनकम टैक्स का क्लॉज पता कैसे बनाया हुआ है कि अगर आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है और रेंट पेड वहीं का वहीं खड़ा है। पहले तो आप ये समझो रेंट पेड का लॉजिक क्या है। आपको एचआरए मिला, अगर आपने रेंट पे ही नहीं करा कहीं पे, फिर तो सारा एचआरए सेव हो गया, फिर तो उस पर टैक्स दो। तो अगर रेंट पेड जीरो है, अगर रेंट पेड जीरो है आपकी एग्जम्पशन जीरो हो जाती है। अगर आपने रेंट थोड़ा सा पे करा एग्जम्पशन थोड़ी सी मिलेगी क्योंकि सेकंड पॉइंट लीस्ट आ जाएगा। अगर रेंट आपका ज्यादा पे हो रहा है पर साथ में सैलरी भी बहुत ज्यादा है, पर रेंट पे आप थोड़ा सा खर्चा कर रहे हो, तो ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये आपकी एग्जम्पशन फिर डाउन ले आएगा क्योंकि 10% ऑफ सैलरी उसमें से लेस हो रही है। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये इसका लॉजिक था। हालांकि एग्जाम में लॉजिक पूछता कोई नहीं है, पर मेरे हिसाब से स्मार्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनो, समझ आना चाहिए आपको क्या हो रहा है। और यहाँ पे रेंट पेड कौन से पीरियड का देखते थे? रेलिवेंट पीरियड। रेलिवेंट पीरियड को मैंने नोट 2 में लिखा है
रेलिवेंट पीरियड का मतलब है जितनी देर के लिए अकोमोडेशन एम्प्लॉय ने ऑक्युपाई करी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी जितनी देर का रेंट आप पे कर रहे हो सिर्फ उतनी देर का ही तो रेंट माइनस करोगे। यस और नो? अगर ये नहीं, अगर एचआरए 12 महीने मिल रहा है और अकोमोडेशन आपने सिर्फ 6 महीने रखी, तो बताओ 6 महीने का रेंट माइनस करोगे या 12 महीने का? 6 महीने का। एचआरए भले ही 12 महीने का मिलाओ। यस और नो? सैलरी का मतलब क्या होता था एचआरए पर्पस के लिए? सैलरी को मैं शॉर्ट में बोलता था आरबीएस, अगर आपको याद हो, रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। इसमें सिर्फ 3 चीजें आती थी, बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और तीसरा कमीशन, सारी कमीशन ही सिर्फ फिक्स परसेंटेज। और ध्यान रखना ये सैलरी अलग से कैलकुलेट होती है वर्किंग में, इनकम अंडर हेड सैलरी अलग कैलकुलेट होती है, ये सैलरी सिर्फ वर्किंग में निकालनी होती है, सैलरी फॉर एचआरए पर्पस बोलते हैं इसे हम। यस और नो? और एक क्लॉज अभी और निकलवाता है एक्ट, वो क्या है? 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी, एज द केस में भी। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में हो, डीएमकेसी बोलते थे हम, तो वहां पे हम लोग क्या देखेंगे? 50% ऑफ सैलरी। और अगर आप दूसरी जगह हो तो 40%। इसका लॉजिक इसको याद है, लेट्स सी। ये सैलरी का क्यों निकालते होते थे? देखो, एक लॉजिक मैंने दिया एक्चुअल एचआरए, ताकि एचआरए से ज्यादा एग्जम्पशन ना हो। दूसरा मैंने कहा अगर रेंट पे नहीं करोगे तो एग्जम्पशन का आएगी, अगर रेंट कम पे करोगे कम एग्जम्पशन, अगर रेंट ज्यादा पे करोगे ज्यादा एग्जम्पशन। लेकिन रेंट ज्यादा के साथ में अगर सैलरी भी बहुत ज्यादा है तो एग्जम्पशन फिर डाउन हो जाएगी। तो दूसरे का भी लॉजिक दे दिया। लेट्स सी तीसरे का लॉजिक अगर किसी को याद है। 90% कोई लॉजिक बताता ही नहीं, 95% सिर्फ बच्चों को बताते हैं ये 3 करो आंसर हो जाएगा, चलो आगे। सोचो तीसरे का लॉजिक क्या था, बताया था मैंने आपको। हाँ जी, ये बताता हूँ मैं इसका क्या पॉइंट था। क्या लग्जरीज? वो अलग पॉइंट है, वो आप रेंट फ्री अकोमोडेशन से मिक्स कर रहे हो, जो उसका लॉजिक था वो जो आप बोल रहे हो। ये बताऊं क्या है, कई बार कई एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, एचआरए की एग्जम्पशन मिलती है ना, तो जो, जैसे अब इन्होंने एचआरए पर्पस की सैलरी में बेसिक पे लिया है, डीए लिया है, कमीशन लिया है, तीनों चीजें फुली टैक्सेबल है, अगर आपने नोटिस किया हो। कई बार क्या करते हैं कुछ एम्प्लॉयर्स ना, ये वाले कंपोनेंट कम करके एचआरए का कंपोनेंट बढ़ा देते हैं। अब एचआरए के कंपोनेंट को क्यों बढ़ाते हैं? कि चलो एम्प्लॉय को उसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी, अगला खुश हो जाएगा, मैंने तो पैसे ही देने हैं, मैं बेसिक के नाम से दूं या एचआरए के नाम से, क्योंकि एचआरए भी पैसा है, मैं बेसिक के नाम से पैसा दूं या एचआरए के नाम से पैसा दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप हमें फीस पे कर रहे हो, आप चाहे फीस बोल के पे कर दो, आप चाहे सैलरी बोल के पे कर दो, पैसा तो पैसा है। तो ये चीज क्या करेगा कि अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइज का सैलरी स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया होगा कि बेसिक का कंपोनेंट, डीए का कंपोनेंट, ये कंपोनेंट कम करके एचआरए का कंपोनेंट बढ़ा रखा होगा, तो फर्स्ट पॉइंट में पकड़ा नहीं गया, सेकंड पॉइंट में पकड़ा नहीं गया, थर्ड पॉइंट में पकड़ा जाएगा, क्योंकि जब ये वाले कंपोनेंट कम होंगे फिर एग्जम्पशन कम हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? सबको क्लैरिटी है? तो एक्ट बनाने वाले भी ऐसे ही नहीं बैठे हुए, हालांकि लोग फिर भी तोड़ते हैं कानून को, वो बात अलग है, बट एटलीस्ट यू शुड नो द लॉजिक कि आखिर ये 3 क्लॉज क्यों डिजाइन किए। आई होप आज के बाद आप इसको नहीं भूलोगे। नोट 2 क्लियर है? नोट 1 सुन लो क्या है। सर डीए के साथ में ना कुछ लिखा नहीं क्वेश्चन ने, तो हम क्या माने, क्या डीए फॉर्मिंग पार्ट है या डीए फॉर्मिंग पार्ट नहीं है? देखो डीए फॉर्मिंग पार्ट है कि नहीं है, एक बात तो है, इनकम अंडर हेड सैलरी में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डीए फुली टैक्सेबल है सबके लिए। लेकिन जब एचआरए पर्पस वाला आप सैलरी निकालोगे, अगर डीए फॉर्मिंग पार्ट होगा तो आप उसे लोगे उसमें, वरना नहीं लोगे। तो बताओ क्या मानना चाहिए? नहीं लेना उसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के पार्ट। हाँ, अगर आप एजम्पशन ले लेते हो कि मैं तो मान रहा हूं रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है, तो गलत भी नहीं है, पर इसमें एक चीज और ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन क्या कहता है कि डीए का 50% प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट हो रहा है, या कई बार ऐसे भी नहीं कहता, डीए की लाइन अलग लिखता है, डीए के बारे में कुछ नहीं लिखता, 3-4 लाइंस के बाद आता है प्रोविडेंट फंड, और प्रोविडेंट फंड में लिखा होता है 15% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए। अगर ऐसा लिखा आ गया कि प्रोविडेंट फंड में डीए का कुछ पार्ट या इंटायर पार्ट डीए का पीएफ में जा रहा है,
तो प्रोविडेंट फंड तो होता ही रिटायरमेंट बेनिफिट से, तो ये इंप्लाइड होगा कि डीए फॉर्मिंग पार्ट है, उतना पोर्शन है। यहाँ पे आपकी एजम्पशन काम नहीं करेगी, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपने एजम्पशन ले ली कि डीए के साथ में कुछ लिखा नहीं तो मैं मान रहा हूं फॉर्मिंग पार्ट नहीं है, कांट है। आप डीए से रिलेटेड एजम्पशन सिर्फ तब ले सकते हो अगर सवाल ने ना कोई एक्सप्रेसली कुछ कहा है और ना ही इंप्लाइडली। इंप्लाइड वाला केस समझ में आया आपको कि पीएफ में अगर डीए भी जा रहा है, अगर आधा डीए जा रहा है तो आधा फॉर्मिंग पार्ट हो गया, और अगर पूरा डीए जा रहा है पूरा हो गया। पढ़ के देखो, नोट नंबर 1 समझ में आ रहा है? क्लियर है? श्योर? अब एक नोट और है, ये भी बड़ा जबरदस्त था। इसमें क्या पॉइंट बताते थे हम कि अगर किसी भी फैक्टर में चेंज हो गया साल के अंदर, चाहे बेसिक पे है, चाहे डीए है, चाहे रेंट पेड है, चाहे एचआरए का अमाउंट रिसीव्ड है, चाहे प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, अगर इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज हो गया तो आपको सेपरेट कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी टाइम वाइज। इसके बड़े प्यारे प्यारे 2 क्वेश्चन करवा रखे हैं मैंने कॉपी में आपको, जहां पे वो टेबुलर बना रखा है हमने कि 1 अप्रैल से लेके 30 जून, और इसका लॉजिक मैंने आपको दिया था कि अगर आप सारे साल की कैलकुलेशन इकट्ठी कर दोगे तो वो सेट ऑफ हो जाती थी अमाउंट, हमें पीरियड वाइज कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। यानी अगर अप्रैल मई जून के बाद जुलाई में बेसिक पे चेंज होगी तो अप्रैल मई जून जो पहले 3 महीने हैं उसके ये तीनों क्लॉजेस, ये वाले तीनों क्लॉजेस अलग कैलकुलेट होंगे। ये वाले तीनों क्लॉजेस अलग से कैलकुलेट होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? कर लोगे दोनों न्यूमेरिकल्स इसके? एक तो मिस्टर मोहित वाला क्वेश्चन है, पेपर का क्वेश्चन है वो, और एक क्वेश्चन और है वो नॉर्मल क्वेश्चन बनाया हुआ है, रिवाइज कर लेना इसको पक्का। इसके बाद ना हमारे पास अलाउंसेस के टॉपिक में ही, कौन से अलाउंसेस हैं अभी भी पार्टली पार्टली हैं, इनको बोलते हैं स्पेशल अलाउंसेस, हैं ये भी पार्टली पार्टली। कौन कौन से पढ़ाने हैं मैंने? पार्टली पार्टली और फुली एग्जाम्ड, बाकी जो कहीं नहीं पढ़े फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल। तो स्पेशल अलाउंसेस का सेक्शन है सेक्शन नंबर 10 क्लॉज नंबर 14। इसके अंदर एक पढ़ते हैं हम सब क्लॉज 1 और एक पढ़ते हैं सब क्लॉज 2। जो सब क्लॉज 1 है उसकी हेडिंग है ऑफिशियल अलाउंसेस, और जो सब क्लॉज 2 है उसकी हेडिंग है पर्सनल अलाउंसेस। रूल्स के अंदर जाके देखते हैं तो रूल नंबर है 2BB, लर्न करना अगर हो सके। एचआरए क्या था? 1013 है, रूल 2 है। इसका क्या है? 1014 रूल 2BB। यस और नो? अब 1014 में जो ऑफिशियल अलाउंसेस बता रखे हैं उसमें हमारा सेक्शन कहता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। जितना अलाउंस मिला वो, या जितनी अमाउंट स्पेंड करी एम्प्लॉय ने वो। जैसे मान लो अगर एम्प्लॉय को 500 पर मंथ का अलाउंस मिल रहा है, किस चीज के लिए मिल रहा है? मान लेते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस है। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब क्या होता है? जब कोई आदमी ऑफिशियल टूर पे होता है तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, शहर के अंदर नहीं शहर के बाहर भी, क्योंकि बहुत बार आपको टूर पे शहर के बाहर जाना पड़ सकता है मीटिंग्स वगैरह करने के लिए, तो उसके लिए एम्प्लॉयर आपको अलाउंस दे रहा है, ट्रैवलिंग अलाउंस। बताओ ऑफिशियल हुआ पर्सनल हुआ? ऑफिशियल। 500 पर मंथ का आपको अलाउंस मिल रहा है, उसमें से हर महीने आप 400 पर मंथ स्पेंड कर रहे हो। अब एक्ट सुनो क्या बोलता है, सेक्शन रूल क्या बोलता है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 500 और 400 विच एवर इज लोअर। बताओ लोअर क्या है? 400, तो 400 पर मंथ एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्सेबल कितना हो गया? 100 रुपीज पर मंथ। और अगर आपने यहाँ पे 600 पर मंथ स्पेंड कर दिया होता तो 500 पर मंथ, क्योंकि जितना अलाउंस मिल रहा है उससे ज्यादा की एग्जम्पशन थोड़ी मिलेगी। ये पूरी टापन करने के बाद कंक्लूजन ये निकलती है कि सेविंग इज टैक्सेबल। अगर तो एम्प्लॉई ऑफिशियल अलाउंसेस में से कुछ बचा लेगा अपनी जेब में, उस पे टैक्स पे करेगा वो सैलरी हेड में,
और अगर जितना उसे अलाउंस मिल रहा है वो सारे का सारा अगर वो खर्च करी जा रहा है उस पर्पस के लिए, तो उसे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। क्योंकि आप लॉजिकली सोचो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर ऑफिशियल काम के लिए कुछ पैसे दे रहा है, तो वो कोई एम्प्लॉय की सेविंग थोड़ी है, वो उसकी जेब में थोड़ी जा रहा है, तो वो तो खर्च हो ही जा रहा है साथ साथ। तो ऑफिशियल अलाउंसेस के पहले नाम देखते हैं कौन कौन से अलाउंसेस ऑफिशियल अलाउंसेस में आते थे। ट्रैवलिंग अलाउंस का मीनिंग पढ़ लिया। डेली अलाउंस कब मिलता है? अगर कोई एम्प्लॉय ऑफिशियल टूर पे है और वहां रहना खाना पीना वो सारा बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ध्यान रखना, एक बोर्डिंग एंड लॉजिंग के नाम से एक अलाउंस ना यहाँ पे भी आता है, आउट स्टेशन अलाउंस, पर ये पर्सनल में जाता है। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, ये जो ऑफिस ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्प्लॉय होते हैं, है ना, चेक करना एक बार या किसी को बुलाना। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्प्लॉय होते हैं, वो अगर किसी ऑफिशियल टूर पे जाते हैं, जैसे अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्प्लॉय कौन हुए, एयरवेज वाले, बसेस वाले, रेलवेज वाले। अब मान लो एक फ्लाइट है चंडीगढ़ से हैदराबाद की, अब ये तो है नहीं चंडीगढ़ से हैदराबाद फ्लाइट गई, वहीं से हैदराबाद से वापस आ जाएगा पायलट या एयर होस्टेस, वहां कुछ देर रहेंगे खाना पीना, उसके लिए अलाउंस मिल रहा है। तो ये पर्सनल में चला जाता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्प्लॉय वालों के, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्प्लॉय वालों का ये उनको अंडरस्टूड है कि अगर वो ऑफिशियल टूर पे गए हैं तो उनको वहां पे खाना पीना खुद करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए अगर अलाउंस मिल जाता है तो वो किस में जाता है? आउट स्टेशन। ये ऑफिशियल में जाता है, सॉरी पर्सनल में जाता है। लेकिन यही अगर मान लो आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्प्लॉय नहीं हो, आप नॉर्मल किसी कंपनी में सेल्स पर्सन लगे थे, या मान लो आप कोई मार्केटिंग के बंदे थे, लेकिन आपको भेज दिया कहीं पे ऑफिशियल टूर पे, तो आपके लिए बोर्डिंग लॉजिंग वो ऑफिशियल अलाउंस है। फर्क पता क्या पड़ जाता है? ऑफिशियल में तो सीधी प्रोविजन क्या है, सेविंग इज टैक्सेबल, जबकि पर्सनल में ना, पर्सनल अलाउंस में आपने खर्च कितना करा एम्प्लॉय ने वो मैटर नहीं करता। जो वो इनकम टैक्स वाले बताएंगे कि हम तो इतना एग्जम्पशन देंगे, उतनी ही एग्जम्पशन मिलेगी। तो आपको पता क्या करना है, ऑफिशियल अलाउंसेस के सारे नाम आपको तो क्लियर होने चाहिए विद पर्पस। क्योंकि कई बार ना अलाउंस सीधा नहीं बोल के वो कह देगा अलाउंस वाज गिवन फॉर दिस पर्पस, तो अगर आपको वो याद नहीं होगा अलाउंस किस में फॉल करता है तो आपका टैक्स ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। यस और नो? देखो जरा, डेली अलाउंस समझ में आ रहा है बोर्डिंग लॉजिंग वाला? यस और नो? प्रोविजन क्या है? सेविंग इज टैक्सेबल। फिर कौन सा अलाउंस है ऑफिशियल में? कन्वेयंस। सर कन्वेयंस में और ट्रैवलिंग में क्या फर्क है? ट्रैवलिंग अलाउंस होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए, जबकि कन्वेयंस अलाउंस होता है सेम सिटी के अंदर इधर उधर जाने के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए, पर्सनल। ऑफिशियल, अब जैसे हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, कभी बुक्स मार्केट गए, कोई बुक्स लेने, कोई स्टेशनरी का सामान लेने, तो अगर हम उनको महीने का अलाउंस देना शुरू कर दें कि आप ये कन्वेयंस अलाउंस पकड़ो महीने का, और जब भी जाना है तो जाना है, आपने खर्चा इसमें से करो, तो वो कन्वेयंस अलाउंस में से कितना टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के लिए? सेविंग। बोलो क्लियर है? फिर है जी हमारा हेल्पर अलाउंस। ध्यान रखना, हेल्पर अलाउंस को सर्वेंट अलाउंस से मिक्स ना कर देना। सर्वेंट अलाउंस आया वो फुली टैक्सेबल है। हेल्पर जो वर्ड है ये यूज करा जाएगा ऑफिशियल पर्पस के लिए, कि भाई एम्प्लॉयर ने कहा देख भाई आजकल तेरे पे बर्डन ज्यादा है, मुझे पता है, तो एक काम कर महीने का मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले ले, एक आधा कोई हेल्पर रख ले। तो अगर उसने हेल्पर नहीं रखा फिर तो सारा हेल्पर अलाउंस जेब में जा रहा है, उस पर टैक्स दे दो। और अगर आपने खर्च कर दिया तो सेविंग इज टैक्सेबल। एकेडमिक और रिसर्च अलाउंस, ये मेंट है एम्प्लॉइज की हायर एजुकेशन के लिए। भाई एम्प्लॉय की हायर एजुकेशन के लिए कौन अलाउंस दे रहा है? एम्प्लॉयर। उसे क्या फायदा हो रहा है? एम्प्लॉय पढ़ेगा तो उसकी नॉलेज ऑफिस में भी यूज होगी, तो ये भी ऑफिशियल में जाता है, ध्यान रखना। कई बार बच्चे से क्या सोच जाते हैं ये तो पर्सनल अलाउंस है, गलत हो जाएगा। एकेडमिक या रिसर्च अलाउंस भी कौन सा अलाउंस है? ऑफिशियल, सेविंग इज टैक्सेबल। और यूनिफॉर्म अलाउंस, बहुत बार आप देखते हो सिक्योरिटी गार्ड्स में अगर हम देखें या होटल्स के अंदर हम देखें, वर्दियां पहनी होती हैं,
तो यूनिफॉर्म है तो ऑफिस के लिए, लेकिन एम्प्लॉयर क्या दे रहा है उसके लिए? अलाउंस, कि आप यूनिफॉर्म परचेज करो, उसे मेंटेन करो, तो वो अलाउंस भी क्या है? सेविंग इज टैक्सेबल। कौन कौन से नाम आए ऑफिशियल अलाउंसेस में, जल्दी बोलना। एक मिनट, एक तो ट्रैवलिंग और कन्वेंस, दो ये आए। अच्छा, ट्रांसपोर्ट भी आया इसमें? ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसमें नहीं है, मिक्स ना कर देना, वो पर्सनल में जाएगा। वही वाला है ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्प्लॉय वाला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस? नहीं, वो आउट स्टेशन अलाउंस है, मिक्स ना कर देना। ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो भी पढ़ाया ही नहीं। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्प्लॉइज वाला अलाउंस है ना, वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं है, वो तो आउट स्टेशन अलाउंस है। अच्छा, देखते हैं किसको याद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पर्पस क्या था। दिख तो नहीं रहा ना स्क्रीन पे, बस ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पर्पस किसे याद है? लेट्स सी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का पर्पस, हाँ जी, ऑफिशियल टूर के लिए पर्सनल अलाउंस। पर्पस क्या था? हैंडीकैप्स, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उसके लिए था वो। क्योंकि घर से ऑफिस आना, ऑफिस से घर जाना, ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी नहीं होती, ये एम्प्लॉय ने खुद देखना है कैसे आना है कैसे नहीं आना। लेकिन उसके लिए अगर अलाउंस मिल जाता है उस खर्चे के लिए, वो पर्सनल अलाउंस है, वो होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये देखो, ये पढ़ा होगा ऊपर, सी पॉइंट, कम्यूटिंग फ्रॉम रेजिडेंस टू ऑफिस एंड वाइस वर्सा। समझ आ रही है मेरी बात? तो एक मिनट, ऑफिशियल में क्या क्या पढ़ा? ट्रैवलिंग पढ़ा, कन्वेंस पढ़ा, बट ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ा, मिक्स ना कर देना। सर्वेंट पढ़ा? नहीं, हेल्पर पढ़ा, हेल्पर पढ़ा, सर्वेंट कहाँ है? फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल। यूनिफॉर्म पढ़ा, एकेडमिक पढ़ा, रिसर्च पढ़ा, कन्वेंस पढ़ा, डेली अलाउंस पढ़ा। डेली अलाउंस, यस, ये आ गया ना डेली अलाउंस, ये रहा। बोलो क्लियर है? याद रहेंगे पक्का?